एंड करी थी, वो स्पेशल फार्मूलाज लिखने पे एंड करी थी। ठीक है, तो उसी फार्मूलाज के बेसिस का एक क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा as soon as possible। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene is 0.2 if density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate first molarity, मतलब फर्स्ट वर्स्ट कुछ नहीं है इसमें, सभी निकालना आप लोग। मोलैरिटी निकालिए, मोलैलिटी निकालिए, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालिए, परसेंट डब्ल्यू बाई वी निकालिए। 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व कर लीजिए आराम से। चलिए देखिए क्या क्या दे रखा है हमें। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये डल रहा है किसमें, बेंजीन में, तो इसको अपन डाल रहे हैं तो ये होगा सॉल्यूट, इसके अंदर डाल रहे हैं तो ये होगा सॉल्वेंट। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गिवन है, सॉरी, ठीक है। मैंने सॉल्वेंट अच्छा मेंशन नहीं करा तो अपन निकाल भी सकते, ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता है तो सबसे आसान क्या हो जाता है निकालना, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लिख चुके थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला लिखा था होपफुली। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मुझे गिवन है 0.2, सॉल्वेंट का होगा 0.8, 1 में से डायरेक्ट माइनस कर दिया, 1000 अपॉन, अब जो मोलर मास है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2, तो बेंजीन मेरा सॉल्वेंट हो गया, I2 जो है वो मेरा सॉल्यूट हो गया। बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 78 C6H6। इसको सॉल्व कर लीजिए, मोलैलिटी आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? मोलैलिटी सॉरी, वंस मोलैलिटी हैज बीन कैलकुलेटेड, नेक्स्ट मैं बात करूंगा मोलैरिटी की। तो अपन मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन जानते हैं। रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, JEE में 2 बार ये रिलेशन ही पूछ लिया गया था। हटा दूं मैं, यहाँ तक तो फुली सबका हो गया होगा। मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन हम जानते ही हैं, मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d माइनस कैपिटल M इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे अकॉर्डिंगली ये मोलैलिटी पुट कर दीजिएगा, और मोलैरिटी आपको निकालनी है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है कितना, 254 होता है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 127 है, तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 254 होगा। मतलब एक आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 127 है, तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 254 होगा। यहाँ से आपका कैपिटल M आ जाएगा। डेंसिटी आपको गिवन है सवाल में 1.2। किसी को डाउट हो कोई भी तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कुछ बताने जैसा है तो पूछ लो भैया बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, नथिंग एल्स। डेंसिटी मुझे गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि I2 का मोलर मास 254, कैपिटल M निकल जाएगा, स्मॉल m ऊपर वाले फॉर्मूला से निकल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक हो गया होगा होपफुली सबका, है ना। नेक्स्ट हमने एक और फॉर्मूला लिखा था, कैपिटल M इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंट W/V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो भैया लास्ट जो पार्ट है आपका, वहां से आप मोलैरिटी निकाल लोगे, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, अगेन 254 पुट करिए, W/V आ जाएगा। वंस परसेंट W/V हैज बीन कैलकुलेटेड, तो अपन जानते हैं परसेंट W/V इक्वल्स टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी। जो भी यहाँ से परसेंट W/V आया उसको डेंसिटी यानी कि 1.2 से डिवाइड कर लिए, परसेंट W/W आ जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को भी। और थोड़ा टाइम से आया करिए, है ना। 1 घंटे की क्लास में भी 10 मिनट लेट होगी तो काम कैसे चलेगा। आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया होगा होपफुली सबका। छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को याद रखना, वैल्यूज आपको पुट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है डिल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला की जो बात है, जो मेन कंडीशन है वो ये ध्यान रखनी है दैट इसमें नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, कांस्टेंट रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो इनिशियली जो आपने नंबर ऑफ मोल्स लिए और बाद में आपने जो नंबर ऑफ मोल्स लिए वो दोनों टाइम कांस्टेंट रहेंगे, बस कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, वॉल्यूम वेरी कर सकता है। इनडायरेक्टली सॉल्वेंट में चेंज कर सकते हो, यानी कि एक बार मैंने नमक आधे गिलास पानी में मिलाया, फिर वही 1 चम्मच नमक मैंने 1 गिलास पानी में मिलाया, एक बार 1 चम्मच आधे गिलास पानी में, फिर वही 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, तो मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट तो कांस्टेंट रखे, बट क्या चेंज कर दिया, सॉल्वेंट के मोल्स चेंज कर दिए, या सॉल्वेंट के मोल्स चेंज होने की वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी इनडायरेक्टली चेंज होगी, तो वो चेंज कर दी। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला जो होता है वो आप अपने बेसिक सेंस से भी समझ सकते हो, क्या होगा भाई, मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम है। अब अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए तो मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का समेशन तो कांस्टेंट हो गया ना। इनडायरेक्टली अगर मैं इसको बोलूं तो इट वाज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन होता है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको फॉर्मूला करने की बोलूं कि भैया फॉर्मूला डिराइव करके बताइए, तो अपन जानते हैं सर मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर अब अगर ये कांस्टेंट है तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बराबर मोल्स हो गए। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला सीधे सीधे क्या बन जाएगा, इनिशियल जो मोलैरिटी थी और इनिशियल जो वॉल्यूम थी उसका मल्टीप्लिकेशन बराबर फाइनल जो मोलैरिटी और फाइनल जो वॉल्यूम है उसका मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअल में एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो डाइल्यूशन फॉर्मूला है वो क्या है, M1V1 बराबर M2V2। व्हाट इज M1 इनिशियल मोलैरिटी, व्हाट इज V1 इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या है फाइनल मोलैरिटी, दिस इज व्हाट फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। लिख लीजिए, तो डाइल्यूशन फॉर्मूला सिंपली M1V1 बराबर M2V2। छोटा सा सवाल है, जितना जल्दी हो सके जवाब निकालने की कोशिश करिएगा। बेटा सॉल्यूट सॉल्यूट
ठीक है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड in 500 ml of सेमीमोलर। सेमीमोलर का मतलब मैं बता देता हूँ, आज के बाद आपको ध्यान रखना है, m/2 होता है। सेमी मतलब आधा, है ना। जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब पेंटामोलर तो m/5, डेसीमोलर तो m/10, है ना। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमीमोलर HCl सॉल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर। डेसीमोलर माने m/10, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, कितना पानी ऐड किया जाए कि मेरा जो सेमीमोलर HCl सॉल्यूशन है वो डेसीमोलर HCl सॉल्यूशन बन जाए। फटाफट आंसर विद इन 30 सेकेंड्स। इसकी जो मोलैरिटी है वो m1 है, जो वॉल्यूम है वो v1 है। आपके पास सॉल्यूशन 2 है। इसकी जो मोलैरिटी है वो m2 है, जो वॉल्यूम है वो v2 है। आपके पास सॉल्यूशन 3 है। इसकी जो मोलैरिटी है वो m3 है, जो वॉल्यूम है वो v3। अब अपन ने क्या करा, ये तीनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। अब वो आपसे उसकी रिजल्टिंग मोलैरिटी पूछ रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय mr, ठीक है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो भी बना, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी, तो क्या लिखेंगे। तो मोलैरिटी क्या होता है, सिंपली मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, टोटल मोल्स जो भी ऊपर वाले सॉल्यूशन के थे डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब अपन जानते हैं मोलैरिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मोल्स बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो पहले वाले के जो टोटल मोल्स हैं वो कितने हैं, m1v1, प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना, v1 प्लस v2 प्लस v3। तो ये मेरा क्या आ गया, रिजल्टिंग मोलैरिटी का फॉर्मूला बाय लॉजिक, है ना। याद रखने की जरूरत है, लेकिन लॉजिक भी समझने की जरूरत है। फटाफट लिख लीजिए। अब मैं आपसे दो चार सवाल पूछता हूँ इसी बेसिस के, फिर अपन देखते हैं आगे। उससे पहले एक छोटा सा सवाल दूंगा, फिर अपन बात करें। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, जो होपफुली हो गया होगा। हटा रहा हूँ मैं। चल, तो फटाफट एक सवाल, ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं उसमें। आपको सपोज 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन दिया है, और आपको 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl सॉल्यूशन दिया, ठीक है। आपसे रिजल्टिंग मोलैरिटी पूछी है। द ऑप्शंस आर, फर्स्ट 1.5 मोलर, दूसरा 2.5 मोलर, तीसरा 3.5 मोलर, और चौथा 2.6 मोलर। फटाफट जवाब बताइए। बेटा क्वेश्चन यही है कि आप अपने पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 200 ml 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन है, और दूसरी जगह, हाँ नीचे ऑप्शंस है 1.5, 2.5, 3.5, 2.6, और दूसरे कंटेनर में 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl सॉल्यूशन है।
ठीक है, रिजल्टिंग मोलैरिटी बतानी। 2.6 आंसर आया 1। बाकी ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल पुट करना है 200 इंटू 2, 300 इंटू 3 अपॉन 500। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 2.6 आ रहा होगा। ठीक है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं, फोर्थ विल बी द ऑप्शन। ठीक, तो अब देखो, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। 5 से 6 क्वेश्चन मर्जी पड़े वो कंपटीशन एग्जाम दे लो, लेकिन उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको वैसे मिलेंगे जिसमें आपको पेन उठाने की भी नौबत नहीं आएगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मार्क करने के लिए तो उठाओगे ही सही, लेकिन चलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो मतलब समझिएगा क्या इंटेंशन था सवाल देने का। ऐसा सवाल देने का कोई मतलब होता नहीं है यूजुअली, बट मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। 2-4 पॉइंट्स अपन बात करेंगे। अपने पास 3 बॉटल है, इसके अंदर सिंपल पानी है, इसलिए मैं थोड़ा गैप बना रहा हूँ कि पानी है तो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब डाइल्यूट। पानी वैसे डाइल्यूट होता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसके अंदर जो है वो रूह अफ़ज़ा भरा हुआ है, ये बॉटल के अंदर रूह अफ़ज़ा है। अब जब आपने दोनों को मिक्स करा तो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ये डॉटेड लाइंस से मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की, आर नाम दे देते हैं, अब इसे एमआर ही दे देते हैं ना, वो पानी से तो कम होगी, सॉरी पानी से तो ज्यादा होगी, लेकिन रूह अफ़ज़ा से कम होगी। इतनी बात समझ में आती है क्या? इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो पानी से तो ज्यादा होगी, लेकिन रूह अफ़ज़ा से कम होगी जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो, देखो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाने का मतलब ये होता है कि मेरा आंसर 50% प्रोबेबिलिटी हो गई मेरा आंसर करेक्ट होने की। ठीक है, कई बार अपने को ये करना होता है कि अपने को सही आंसर पता होने की जरूरत नहीं होती, कई बार अपने को ऑप्शंस एलिमिनेट करने भी आने चाहिए। ऐसी बहुत फ्रीक्वेंटली कंडीशंस फंसती हैं, उन कंडीशंस को आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको हर चीज का पता हो, लेकिन आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी एक कला है जिसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। तो मेरे पास 2 मोलर HCl सॉल्यूशन था और मेरे पास 3 मोलर HCl सॉल्यूशन था, तो कंफर्म बात है कि मेरा जो आंसर है वो 2 से 3 के बीच में आता है। तो 3 से ज्यादा और 2 से कम वाले ऑप्शन तो मैं बढ़ते ही नेग्लेक्ट कर दूंगा कि ये और ये तो हो ही नहीं सकते। तो अब या तो मेरा आंसर ये है या मेरा आंसर ये है। ठीक है, और या तो मेरा आंसर 2.5 है या मेरा आंसर 2.6 है। अब बात करते हैं 2.5 की। तो 2.5 तो तब होता जब मेरा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दोनों का बराबर होता। भाई 3 और 2 का एवरेज ही तो है 2.5। तो ये जो मेरा आंसर आता 2.5, ये तब आता जब मैं दोनों जगह वॉल्यूम सेम लेता, तो मेरा आंसर 2.5 आता। तो अभी तो वॉल्यूम सेम है नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है? वॉल्यूम किसका ज्यादा है? 300 का। अगर वॉल्यूम सेम होता तो मेरा आंसर 2.5 आता, लेकिन अभी वॉल्यूम उसका ज्यादा है, किसका? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये बात कंफर्म है कि मेरा जो आंसर है वो 2.5 से 3 के बीच में आएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज 2.6। बात समझ में आई क्या, या रिपीट करूं?
एवरेज तब होता है जब दोनों जगह वॉल्यूम बराबर होता। अभी वॉल्यूम इसका ज्यादा है तो आंसर जो है वो 2.5 से 3 के बीच में आएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है 2.6, मतलब इसके ज्यादा क्लोज मिलेगा आंसर। बात क्लियर यहां तक? चाहो तो उल्टा करके देख लो भैया, है ना? चाहो तो उल्टा करके देख लो। अगर इसका 300 ले लेते और इसका 200 ले लेते, ठीक है, तब आपका जो रिजल्टिंग आंसर आता वो 2 to 2.5 के बीच में होता। सॉल्व करके देख लेना चाहो तो, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना चाहो तो, वो 2 to 2.5 के बीच में होता और वो 2 के ज्यादा क्लोज होता। ठीक है, तो ये बताने का मेरा इंटेंशन था छोटा सा। अब एक और बात समझिए, आप ये जो लिखते हो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, ये m1 क्या होता है सर? कॉन्सेंट्रेशन होती है किसकी? जो भी आपने कंटेनर में लिया फर्स्ट, जो भी प्रेजेंट था उस फर्स्ट कंटेनर में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। ठीक है, m2 क्या है सर? कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? जो भी आपने सेकंड कंटेनर में लिया कंपाउंड, उस कंटेनर की। ठीक, तो ये आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप लोग जैसी आपने शुरू में ली वैसी आपने बाद में पुट कर दी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा कब हो सकता है कि दो एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही ना आए? तो बच्चों ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब वो दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट ना कर रहे हो। ठीक है, सामने वाला सख्त बना हुआ है, m1 जो पहले था वो वैसा ही है, m2 जो पहले था वो वैसा ही है। ठीक है, वो पिघल नहीं रहा। तो पिघल नहीं रहा इसका मतलब क्या कि उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी है ही नहीं दूसरे के साथ। अरे अभी थोड़ी देर पहले आपने पहले वाले कंटेनर के अंदर भी HCl लिया, दूसरे वाले कंटेनर के अंदर भी HCl लिया, तो ये जो HCl और HCl आपने लिया ये दोनों सेम नेचर के थे, तो इन दोनों की एक दूसरे से रिएक्ट करने की टेंडेंसी थी नहीं। ये सिर्फ क्या करते, ये वॉल्यूम बढ़ा देते। एक में आपने 2 मोलर, एक में आपने 3 मोलर, एक आपने 200 ml का लिया था, एक 500 ml का, 300 ml का लिया था। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करते तो HCl से रिएक्ट थोड़ी ना करता, बस वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो जाता। तो ये जो आप m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 जो भी लगाते हो, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब दो चीजें आपस में रिएक्ट ना करें। अगर आप HCl और NaOH लेते तो अरे HCl और NaOH तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते कि नहीं? क्या बनाते? NaCl। मैं सपोज ये मैंने लिया कितना, 3 ml लिया था भैया, तो 3 मोलर लिया था, और ये मैंने कितना लिया था, 2 मोलर। तो जब आप इसके मोल्स निकालते तो इसके मोल्स कितने आते, 400, और इसके मोल्स कितने आते, 900। क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करते कि नहीं करते? अरे बिल्कुल करते। अगर रिएक्ट करते तो आप ये m1 m2 की वैल्यू डायरेक्ट यूं क्यों पुट कर सकते थे क्या? नहीं। अरे m1 अब जो HCl है वो NaOH से रिएक्ट करने के बाद भी उतना ही रहेगा क्या? नहीं, ये तो दैट विल बी माय लिमिटिंग रिएजेंट नाउ। HCl तो खत्म हो जाता ना, HCl तो NaOH के साथ रिएक्ट करके पूरी तरीके से खत्म हो जाता। NaOH कितना बचता, 500। समझ में आई क्या ये बात? अब मैं कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं लिख सकता था, क्योंकि HCl और NaOH तो खा जाएंगे एक दूसरे को, उतना थोड़ी ना बचेगा जितना आप पहले पुट कर दे रहे थे। ये वाली बात क्लियर है कि रिपीट करूं? ये वाली बात क्लियर है कि रिपीट करूं? किसी को भी कोई डाउट हो, यहाँ पे हिचकिचाने का नहीं है भैया, पूछ लेना। मैं नाम नहीं लेता, रिकॉर्डिंग लो ऑफ कर देता हूँ ताकि तुम्हारा नाम भी शो ना हो। आगे बढ़ते
तो ये जो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 जो आप लगाते हो, ये आप सिर्फ तभी लगाओगे जब दो चीजें आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, क्योंकि नहीं कर रही तभी उनकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। जो शुरू में थी वही बाद में है। अगर वो रिएक्ट कर जाते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज आता। क्लियर? चलो नेक्स्ट अपन मूव करेंगे भैया। अभी तक के मतलब ये थोड़ा बेसिक इंट्रो था किसका, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। उससे पहले एक सवाल लिखो, चलो इसी का एक सवाल है छोटा सा, फटाफट आंसर निकाल के बताइए। एक में लिया है आपने 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl, ठीक है। एक में लिया है आपने 300 ml ऑफ MgCl2। एक में लिया है आपने 500 ml ऑफ 4 मोलर AlCl3। और एक में लिया है आपने वाटर 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर माने 1000 ml, वही अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आपको देखो समझना। ये सवाल लिखने से पहले समझिएगा, इससे पहले आपका जो रिजल्टेंट HCl सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन आया था वो कितना आया था, 2.6 मोलर। हो सकता है वो आपसे पूछ लेता सॉल्यूशन में बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, पूछ सकता था, क्या चाह रहा उसका। तो अपन जानते हैं HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो आई वो मेरी 2.6 मोलर आई, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 100% डिसोसिएट होगा ना, 2.6, और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 2.6। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा, हो सकता है वो आपसे H प्लस और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले, तो वो आपकी 2.6 ही रहेगी। यहाँ पे उसने वही करा, यहाँ पे उसने पूछा है कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Cl माइनस। बताइए। जिसका भी आंसर निकल जाए वो बता देना, वैल्यू बता देना बस मेरे को, जो भी पुट कर रहे हो आंसर मेरे को भी नहीं पता, कॉन्सेंट्रेशन बतानी है बेटा। अरे समझो, देखो छोड़ो, पहले एक सवाल मैं करवा देता हूँ। NaCl दिया था, मेरी बात सुन, रूल ऑफ मिक्सिंग ये लिख लीजिए। जब भी आप दो चीजों को मिक्स करते हो, जैसा कि अपन ने बोला कि वो दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तभी आपका डिल्यूशन फॉर्मूला वैलिड होगा। तो ये उसी का रूल है पहला, दैट सब्सटेंस शुड बी सेम, और दूसरा, अगर या तो सब्सटेंस सेम हो, जैसे HCl दिया था, अगर सब्सटेंस सेम नहीं है देन एटलीस्ट वन आयन इज सेम। समझना, जैसा कि HCl और NaOH ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो ये सब्सटेंस सेम है, एक एसिड है एक बेस है, ना इसमें कोई भी एक आयन कॉमन है। सपोज मैं एक सवाल देता हूं, वो वाला तो आप ही को करना है जो अभी मैंने लिखवाया है, अब उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हो चाहो तो। जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया दैट 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl and 300 ml of 0.3 मोलर NaNO3, इन दोनों को आपने मिक्स करा है, आर मिक्स्ड टुगेदर।
कैलकुलेट concentration of Na plus, concentration of NO3 minus and concentration of Cl minus। पहले मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। आपके पास एक कंटेनर में क्या था भाई? अरे यार, हाँ जी, तो देखिए सवाल वापस लिख देता हूँ। ठीक है, सवाल जो था वो अपने पास था दैट 200 ml ऑफ 0.2 molar NaCl and 300 ml of 0.3 molar NaNO3 are mixed together। कैलकुलेट, पहला उसने बोला था Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, NO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो। तो समझिए, जब आप NaCl की बात करोगे वो टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, जब आप NaNO3 की बात करोगे तो वो टूटेगा Na प्लस प्लस NO3 माइनस में। आपने क्या करा, आपने 200 ml लिया 0.2 मोलर NaCl और 300 ml लिया 0.3 मोलर NaNO3, दोनों को मिला दिया। जब आप दोनों को मिलाओगे, बता सकते हो क्या कि इन चारों आयंस में से किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी? इन चारों आयंस में से किसकी? ऑब्वियस सी बात, ठीक है ना, Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो अब मैं आपसे पूछ लूं कि भैया अरे बताओ Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो अपन ने देख लिया ये आयन कॉमन है। कॉमन है तो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग कुल मिला के अपन इसमें लगा सकते हैं। तो Na प्लस की अब अगर मैं आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछ लूं तो आप क्या बोलोगे? 200 इंटू 0.2 प्लस 300 इंटू 0.3, ये तो हो गए Na के टोटल मोल्स, सिर्फ Na के टोटल मोल्स। वॉल्यूम बता पाओगे क्या टोटल कितना लिखूं? ऑब्वियस सी बात है 500। लेकिन जब मैं आपसे Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पूछूंगा तो क्या Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का NaNO3 से कोई लिंक है क्या? नहीं, Cl माइनस को NO3 के होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी उसके अंदर? तो अपन बोलेंगे 200 इंटू 0.2 अपॉन, लेकिन वॉल्यूम तो टोटल ही ऐड करूंगा 500, क्योंकि सॉल्यूशन है ना, फाइनल वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का लिख रहे हो। उस सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस के मोल्स कितने? इतने। मैं पूछूं उस सॉल्यूशन के अंदर NO3 माइनस के मोल्स कितने, या NO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, सॉरी, उस सॉल्यूशन के अंदर NO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? तो आप लिखोगे कितना? 300 इंटू 0.3 अपॉन 500। ये किसको समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिए। Na प्लस क्योंकि दोनों में कॉमन था तो अपने को ऐड करना पड़ा दोनों का, तो 200 इंटू 0.2 प्लस 300 इंटू 0.3 अपॉन 500। Cl माइनस से किसी को कोई मतलब नहीं था, Cl माइनस की जो शुरू में कॉन्सेंट्रेशन थी वही बाद में रहेगी, लेकिन वॉल्यूम क्योंकि एक एडिटिव प्रॉपर्टी है तो आपने वॉल्यूम ऐड करना ही है। NO3 माइनस वही मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सिंस वॉल्यूम इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी तो आपने ऐड करना ही है। NO3 के मोल्स शुरू में जितने थे उतने ही बाद में रहेंगे। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो आराम से, बोलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो पहले, फिर आपको सवाल जो दे रखा है वही करना। ठीक है, ये सवाल है, इसके अंदर कैलकुलेट करना है Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, Mg प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन, Al प्लस 3 की कॉन्सेंट्रेशन, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। करिए, बताओ क्या वैल्यू लिखूं यहाँ पे? इट इज 200 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन कितना? तो टोटल वॉल्यूम कितना है?
200, 300, 500 और 1 लीटर। 500, 300, 2000। सिंपली आएगा कितना? पॉइंट। इसमें कोई डाउट है क्या? क्या सबका यही है? किसी और का कोई और आंसर हो तो बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें 300 इंटू 3/2000, 9/20। 9/20 माने 9/2 इंटू 10, 4.5/10, 0.45 आंसर आएगा इसका। इसमें बात करें तो 500 इंटू 4/2000, 1। इसका बताओ, फाइनल आंसर बताइएगा इसका। Cl-। गलत। गलत। बिल्कुल गलत। हो सकता है मैंने आंसर गलत लिख रखा हो, बट मेरी कैलकुलेशन ठीक है, तो देख ले। हाँ, अब विहान तेरा कुछ ठीक आया है, लेकिन देखते हैं। महक नहीं है सही आंसर, नहीं। देखो, 200 इंटू 2, इसमें किसी को डाउट? 300 इंटू 3 और 500 इंटू 4 अपॉन 2000। किस किसने ये वैल्यूज पुट की हैं? क्या यही वैल्यूज पुट की हैं? पहले ये क्लैरिफाई कर दे। क्या यही वैल्यूज पुट की गई हैं? हैं? गलत हो जाता है भैया। किस हिसाब से? तो समझो भैया, जब NaCl टूटेगा तो काय में टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो Cl माइनस का एक आयन मिल रहा है, इसलिए 200 इंटू 2। लेकिन जब MgCl2 तोड़ोगे तो वो काय में टूटेगा? Mg प्लस 2Cl माइनस। तो 2Cl माइनस, ये आपने एक Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लिखी, तो मल्टीप्लाई होगा 2 से भी। सिमिलरली AlCl3 जब टूटेगा तो वो काय में टूटेगा? Al प्लस 3Cl माइनस। आपको तो टोटल Cl माइनस बताना है ना, तो 3 का तो मल्टीप्लीकेशन होगा। बात समझ में आती है? तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2, 300 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2, क्योंकि 2Cl माइनस में मिल रहा है। AlCl3 में 3Cl माइनस मिल रहा है, तब जाके आपकी ओवरऑल Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। बात समझ में आई क्या? अब इसको सॉल्व करके बता दो आंसर कितना आ रहा है। तो इट इज 400 प्लस 1800 प्लस 2000 इंटू 3, 6000 अपॉन 2000। कितना आंसर आ रहा है? 6400 प्लस 1800, कितना हुआ ये? 00, 4.1 है आंसर। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, वापस बता दूंगा मैं।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। रौनक की बैटरी खत्म हो गई। चलिए, है ना। सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अगला जो टॉपिक है बेटा वो वेपर प्रेशर है। आज तो इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारा अपना एक साथ खत्म हो और ये पूरा एक लेक्चर लेगा। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल सवाल आता है, थ्योरेटिकल में कंसेप्चुअल, तो इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और ये इस चैप्टर का कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे आप जानते ही हो, सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेज एग्जिस्ट करती हैं, और तीनों पे चैप्टर है आपके। स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में पढ़ चुके हो। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन आपके 12th में होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, मतलब गैस फेस में जो कांस्टेंट होता है वो आर होता है। सिमिलरली सॉल्यूशन के अंदर जो कांस्टेंट होता है वो वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, अब वो सॉल्व कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, बाय।